छोटे शहर ऊंची छलांग और अंशुल जी हमारे साथ। अंशुल सर, पहले तो सर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। ये सर मार्केट में आपको प्रसन्नता कब मिलेगी, कब आप सेटिस्फाइड होंगे, कब आपको लगेगा कि चलो ठीक है अब हो गया, अब नहीं, इसके आगे अब सेल कॉल नहीं दूंगा। सर वो किन लेवल्स पे रुकोगे? तो देखिए, पहली चीज तो सेल कॉल मैंने दिए ही नहीं है। सेल मेरे से होता ही नहीं है, मैं सेल कॉल दे ही नहीं पाता हूँ। मतलब 14 साल हो गया, 15 साल हो गया लक्ष्मी सी में मेरे को। एक्सेल बनाते हैं हम अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब अब तक आपको लेस देन 0.25% कोई सेल कॉल मिली होगी, क्योंकि सेल मतलब होता ही नहीं है मेरे से। मैं मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर हूँ, वो लॉन्ग ओनली प्ले है। तो दो ही चीज होती है, या तो जब मोमेंटम में है मार्केट तो लॉन्ग ओनली प्ले करते हैं, और जब मोमेंटम से बाहर गया तो कैश पे जाके बैठ जाते हैं। और जब मिड कैप स्मॉल कैप में बॉटम बनने लगता है या वो कंसोलिडेशन बनने लगता है, तब हमारा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है। आपको याद होगा लास्ट वीक हमने काफी डिस्कस किया था कि 51,529 यहाँ से जब रिजेक्शन बनेगा मिड कैप सीनेक्स मिड कैप पे, पहला टारगेट 47,248 होगा। आज हम 47,034 पे ट्रेड कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस जोन में। और दूसरा टारगेट हमारा था 45,293। तो 45,293 आने की उम्मीद जो पिछले डिस्कशन में 80% थी, वो अब बढ़ के 95% हो गई है। तो 45,293 आ जाएगा। उसके नीचे मेरे को लग नहीं रहा कि मार्केट जाएगा। वहां पे जाके पूरा जो भी कार्नेज है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम बनाएंगे एक साइडवेज बेस, और फिर हम देखेंगे वापस से अपमूव आना स्टार्ट होगा। तो फिलहाल जो फॉल आप पूछना चाह रहे हैं कि फॉल कहाँ खत्म होगी, वो खत्म होगी 45,293 पे। ऐसा लग रहा है, 80% चांस है कि वहां पे खत्म हो जाएगी। अगर स्लाइड थ्रू होता है तो फिर नीचे के लेवल्स रिवाइज करेंगे। बट ऑफ लेट पिछले जितने भी फॉल्स मैंने देखे हैं, जनरली दो स्विंग लो के बाद थर्ड स्विंग लो पे जाके मार्केट रुक जाता है ऑन द वीकली चार्ट। और ये तीसरा स्विंग लो है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 45,293 पे मार्केट अटक जाएगा। मतलब सर ये मिड कैप का बता रहे हो ना आप? जी सर। निफ्टी मिड कैप। सर सीनेक्स निफ्टी मिड का कैप, बताइए। मिड कैप। हाँ सर, निफ्टी का बताइए सर। निफ्टी में क्योंकि लोग ब्रॉडर वे में तो निफ्टी देखते हैं ना, तो निफ्टी अब 22,000 को भी टेस्ट ही कर रहा है ऑलमोस्ट। अब 22,030 पर चल रहा है, कभी भी किसी भी पल हो सकता है 22,000 को भी तोड़ दे। सर एक चीज मैं यही चीज मैं बार बार मतलब बोलना चाह रहा था कि लोग निफ्टी देख के ही सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि सबसे पहले गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप में चालू होती है। 20-30% खत्म होने के बाद निफ्टी गिरना स्टार्ट होती है। और इसका ही रिवर्स हमेशा तेजी में होता है। सबसे पहले मिड कैप तेजी पकड़ेगा, फिर स्मॉल कैप, फिर ब्रॉडर इंडाइसिस। तो जो कन्वेंशनल विजडम है निफ्टी बैंक निफ्टी देखने की, उससे एक कदम आगे बढ़ के सीनेक्स मिड कैप देखना लोगों को स्टार्ट ओके। करना चाहिए। निफ्टी की जहां तक बात करें, 23 या 22,000 पे मेजर सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। और सुबह 1 घंटे जो सेलिंग आई है उसके बाद सेलिंग एग्जॉशन दिख रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है एक बाउंस बैक यहाँ से आ सकता है। ना भी आए तो एटलीस्ट इंक्रीमेंटल सेलिंग नहीं देखने के लिए मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है बैंक निफ्टी, जो नीचे का टारगेट था डेली का स्विंग लो, जो निफ्टी तोड़ के उसके नीचे चल रहा है। बैंक निफ्टी अब डबल बॉटम बनाने आ रहा है 47,844 पे। तो बैंक निफ्टी मोस्ट लाइकली 47,800 प्रोटेक्ट होगा, उसमें बाउंस बैक आएगा। उसी का रिपल इफेक्ट हमको निफ्टी में भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए, ये अच्छी बात है कि अब अंशुल जी की टोन जो है सेलिंग साइड पर थोड़ी सी कम होती जा रही है, और अंशुल जी अब थोड़ा सा ब्रेक लगाते जा रहे हैं। जो एक वो सेल नहीं कॉल दे रहे थे, वो एग्जिट की कॉल दे रहे थे, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये जो इंटेंसिटी है वो अब कुछ हद तक कम हुई है। लेकिन दर्शकों की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। इस समय लगभग 1900 दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं। सवाल लेना शुरू करता हूं। भरत जी का सवाल है, सर सोलर इंडस्ट्री, इसके बारे में बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये तो बहुत लंबा सोच रहे हैं, 10-12 साल, लेकिन अंशुल जी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट कैसा लग रहा है आपको? सर लॉन्ग टर्म चार्ट में 7,882 आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो जाएगा कि सेकंड स्विंग लो हो जाएगा। तो मोस्ट लाइकली बाउंस बैक के पहले ये प्रोटेक्ट होगा। ये अभी इमीडिएटली 9,300 आते हुए दिख रहा है। 9,300 से जब गिरेगा तो 7,882 आएगा। पहले एक बार 9,300 आते हुए दिख रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, सुपर चैट पर डेली सवाल पूछते हैं, साईं प्रवीण जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर सवाल पूछ रहे हैं। सर 770 रुपये के लिए हुए हैं, ये होल्ड करें या एग्जिट करें? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए सर। यहाँ पे मेजर जो सपोर्ट था 1,302, उस पे आके खड़ा हुआ है स्टॉक। यहाँ से मोस्ट लाइकली एक बार बाउंस आना चाहिए।
क्योंकि वीकली चार्ट पे बिना किसी मीनिंगफुल बाउंस के 1700 से 1300 रुपये आ गया है। तो एक पुल बैक बहुत आराम से करीब करीब 1375 से 1422 के बीच में आता हुआ दिख रहा है। उस जोन से शायद सेलिंग रिज्यूम होगी। फिलहाल तो सेलिंग एग्जॉस्टेड लग रही है, मोस्ट लाइकली बाउंस बैक बनेगा। वैसे भी वीक की शुरुआत ओपन लो से किया है, ये पहला ही सिग्नेचर होता है बाउंस बैक का। बिल्कुल। नागराज जी पूछ रहे हैं, हेलो मनी 9, कंपनी अर्निंग, ग्लोबल न्यूज़, यूएस की धमकी, इलेक्शन, सब कुछ हो गया, कब चलेगा बाजार? बिल्कुल सर, जितना परेशान आप हैं उतना ही परेशान हम भी हैं। हम भी गिरते हुए बाजार को रोज़ 6 महीने हो गए सर, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, आपके सवाल जरूर लेता हूँ। टाटा पावर इन्होंने 470 का लिया हुआ है सर। इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो 30% डाउन है। नागराज जी, इस समय देखिए, अगर आपको 30 से 40% का पोर्टफोलियो वाले लोग मिल रहे हैं जिनके डाउन है, तो आप ज़्यादा कष्ट में मत आइए, क्योंकि इतने ही सबके एवरेज चल रहे हैं। 30 से 40% सभी के डाउन है। लेकिन हाँ, जायज़ सी बात है, चिंता होगी। टाटा पावर सर 470 का, अंशुल जी क्या करना है? देखिए, टाटा पावर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, या 311 मिल जाए अगर किसी पैनिक में, तो बहुत बेहतरीन भाव हो जाएगा। वहां पे एवरेज करके पहला ही टारगेट 369 का मिल जाएगा आपको। तो वहां पे आपकी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी, नीचे वाले का प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ऊपर वाला आपकी एवरेज कॉस्टिंग नीचे आ जाएगी। तो 311 के आसपास बाई करके 370 तक, 369 370 तक बेच लीजिए। और वैसे भी टाटा पावर में दिक्कत नहीं है। दूसरा, जिनका भी पोर्टफोलियो 30-40% डाउन है, अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स हैं, तो ये पोर्टफोलियो आज नहीं 6 महीना 1 साल समय ले लेगा, बट रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर मिड कैप स्मॉल कैप वो भी पुराने विनर्स हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाउंस बैक के बाद जब पुल बैक आएगा इंडेक्स में, मतलब हायर लो बनाने जाएगा, तो ये स्टॉक्स नए लो बनाएंगे। पुराने विनर्स अगर आपके पास हैं, तब तो आप दिक्कत में बहुत ज्यादा है। अगर लार्ज कैप में आपके पोर्टफोलियो में, तब तो बहुत दिक्कत नहीं है, यहाँ पे और पैसा डाल के एवरेज करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब ये पुराने विनर्स और नए विनर्स की और लड़ाई देखनी पड़ेगी अंशुल जी। आप तो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा कुछ जो जख्म है उनको थोड़ा भरेंगे सर, लेकिन आप अभी भी डरा रहे हो। लेकिन हाँ, बिल्कुल ईमानदारी जरूर होनी चाहिए बात में, वो अंशुल जी की बात में होती है। भरत जी का सवाल है, जियो फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म क्या करना है? सर जियो, जब तक रिलायंस में कोई अपट्रेंड नहीं आता है, तब तक जियो में अपट्रेंड आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि बड़ी होल्डिंग जियो की रिलायंस ही है। तो रिलायंस में आज 1200 का ब्रेकडाउन आया है, 1106 का टारगेट खुला है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस मेरे पोर्टफोलियो में 1106 पे मैं और बायर ही रहूंगा, वहां पे मैं सेलर नहीं रहूंगा। क्योंकि लार्ज कैप 25-30% गिरने के बाद बाइंग करना लॉजिकली बनता है। तो वहां से एक्यूमुलेशन जिसको हम कहते हैं, वो मैं कर रहा हूँ रिलायंस में। और जब रिलायंस पलटेगा तो जियो में भी तेजी आ जाएगी। तो अगर जिसको एक्यूमुलेट करना है, जियो गिरावट में 10-10% करके पैसा डालना स्टार्ट करना चाहिए। 232 पे रेजिस्टेंस है, पहले वो आएगा, वो निकलता है तो फिर 262 और 298 आएगा। ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से बाउंस बैक आ जाएगा। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन जोन है, एक्यूमुलेट करते चलिए थोड़ा थोड़ा करके। और ऊपर में जब रिवर्स करेगा तो आपके पास हैंडसम क्वांटिटी रहेगी। अब दर्शकों की संख्या 2000 के पार पहुंच चुकी है लाइव। बहुत बढ़िया। और आगे भी अपने जल्दी से सवाल भेजते रहिए। आज अंशुल जी को हम काफ़ी देर बिठाकर सवाल पूछने वाले हैं। वर्धमान टेक्सटाइल पर सवाल है सोहेल ज्ञान जी का। सर 2 साल का व्यू है, क्या करें? एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। ये वर्धमान टेक्सटाइल मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। जिस हिसाब से अभी मैं पढ़ रहा था कि एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 35 महीने के हाई पे है। बट प्रॉब्लम ये है कि वर्धमान टेक्सटाइल्स जो हमारा टारगेट था 570 का फर्स्ट राउंड, वो कंप्लीट करने के बाद वहां पे थोड़ा सा क्लाइमेटिक मूव बना था। बाइंग क्लाइमेक्स अलग चीज है, स्मॉल शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक मूव अलग चीज है। शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक मूव बना था जिसका करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसमें जैसे ही कोई हैमर या कुछ बनता है वीकली चार्ट पे, हमारे बाइंग इंटरेस्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। जितना करेक्शन आना था ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन दिख रहा है। तो जिसको भी अब यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करना है, एक रिवर्सल का वेट कीजिए, एविडेंस आता है तो बाइंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। 371 मेजर सपोर्ट है, वो हिट हो चुका है, वहीं पे खड़ा है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बाउंस बैक बहुत हाई है। बिल्कुल। निफ्टी अब बिल्कुल डे लो की तरफ बिल्कुल आ चुका है, 22,007 पर आ चुका है। 22,000 तोड़ने की लगभग तैयारी कर रहा है। 22,005 का लगभग लो लगा चुका है। तो निफ्टी अपने डेज लो पर, और सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट डाउन है और निफ्टी करीब 117 पॉइंट डाउन है। बिल्कुल डरना घबराना तो है इस समय। हुडको, ज्योतिष चौधरी जी का सवाल है, सर 209 के लिए हुए हैं, क्या करें शॉर्ट टर्म में?
देखिए हुडको के साथ भी वही है, इसमें एक तो एक्सेसिव ओनरशिप है रिटेल की, और बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था तब से हम लगभग मेरे को याद है 315 रुपए जब से तोड़ा है, तब से हम 201 और 149 की बात कर रहे हैं। 149 प्रोबेबली इस वीक में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जिस आपकी सेलिंग है इस काउंटर में, 149 आपको प्रोबेबली एक दो सेशन में ही मिल जाएगा। वहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद रहेगी। ये बाउंस बैक आपके लिए 185 तक आ सकता है। तो अब यहाँ पे एग्जिट की तो सलाह नहीं रहेगी, 149 150 की जोन में एक बार एवरेज जरूर कर सकते हैं। कॉस्टिंग इस हिसाब से लाइए कि 175 180 या 185 तक जाता है तो आप निकलने की स्थिति में रहे, तो एक 149 150 एवरेज जोन रहेगा। 180 185 तक बाउंस बैक मिल सकता है। वाई वी गेमर साहब बोल रहे हैं कि मुझे तो लगता है निफ्टी 21,500 जाएगा। सर अब तो कोई भी प्रडिक्शन ज़्यादा दूर बची ही नहीं है, 22,000 टूटने वाला है और 21,500 भी आपकी भी मुराद शायद पूरी हो जाएगी। रोहिणी मित्तल जी पूछ रही हैं कि सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर 15% का लॉस हो रहा है। सारा लॉस बुक करके मैंने रिलायंस में डाला था 1219 में, अभी लॉस हो रहा है। अंशुल जी आज थोड़ा रिलायंस भी प्रेशर में है, डरना घबराना है या इसको और एक्यूमुलेट करना चाहिए? सर ये हमने लास्ट वीक में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि 1200 से बाउंस बैक बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। अगर बाउंस बैक यहाँ पे ये 1200 के लेवल फेल होता है तो 1106 रुपए तक नीचे आ सकते हैं। बट ये अगेन अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को और बाई करने की, ना कि डर के एग्जिट करने की। मिड कैप स्मॉल कैप जब इतनी तेजी से गिरते हैं, मैं क्लियर कट एग्जिट 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 बोलना स्टार्ट करता हूँ। ये लार्ज कैप्स हैं, 25% से 35% अगर ऑल टाइम हाई से नीचे हैं, तो ये वो ब्रैकेट होता है जहां पे सबसे ज्यादा डर लगता है लेकिन सबसे ज्यादा मौका होता है एक्यूमुलेशन का। डाउन द लाइन जब आपके साल भर बाद आप देखेंगे तो ये आपको अपॉर्चुनिटी की तरह दिखेगी। जो आज आपदा दिख रही है, ये 6 महीने एक साल बाद अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि यार उस समय क्यों नहीं ले लिया। एलएनटी में आप देख लीजिए, बॉक्स बॉटम से बॉक्स हाई पे आ गया। कोटक बैंक देखिए, बॉक्स बॉटम से बॉक्स हाई पे आ गया। एचडीएफसी इन्फोसिस मनी नाइन जब स्टार्ट ही किया था तब बॉक्स बॉटम पे थे, वहां से बॉक्स हाई का ब्रेकआउट ले चुके हैं। तो ये जब भी 25 से 35% गिरावट पे आते हैं स्टॉक ऑल टाइम हाई से, ये बाइंग का ब्रैकेट होता है। एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है, इसलिए 25 से 35% की रेंज होती है, उसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो रिलायंस भी एक्यूमुलेट कीजिए, 1106 तक एक बार शायद आ सकता है। अगर आता है तो वहां पे और अच्छे से स्टॉक को एक्यूमुलेट करके रख लीजिए, नेक्स्ट राउंड में ये नया ऑल टाइम हाई बना देगा। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे पोर्टफोलियो में है और 1106 पे मैंने जीटीटी बाइंग ऑर्डर्स भी लगा के रखे हैं। खुदा ना खास्ता मैं कहीं बिजी हूँ और आके निकल गया तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे मिलेगा नहीं। मेरे जीटीटी ऑर्डर लगा हुआ है, वहां पे बाइंग हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो रिलायंस पर सर का व्यू काफ़ी पॉजिटिव है और अभी भी सर बने हुए हैं, ठीक है, लेवल्स थोड़े बहुत नीचे आ सकते हैं, डरना घबराना नहीं है। इरेडा सर, आप इरेडा भी काफ़ी पसंद करते हैं, अर्चना चौधरी जी पूछ रही हैं सर क्या व्यू है इस पर अब आपका? तो एडा में 154 के ऊपर जब निकलेगा तो बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा। 181 का टारगेट रहेगा, तो अभी किसी को बाइंग करना है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 154 जैसे ही निकले आप तुरंत बाई कर लीजिए 181 के टारगेट के लिए। फिलहाल जब तक 154 के नीचे है एक बार के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर 2-3 रुपए पे लेफ्ट साइड में सपोर्ट है, तो वो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ब्रेकआउट डिस्कस करते हैं 154, ये निकलता है वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। 181 का टारगेट रहेगा, अबव 154, तो बाइंग करना है। 154 निकलने का वेट कीजिए तब बाई कीजिएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर इरेडा में राय मिल गई होगी। रोहिणी जी कह रही हैं सर लोग कह रहे हैं कि 850 भी चला जाएगा रिलायंस। अब बेटा आप एक्सपर्ट की सुनिए, लोग लोग क्या कह रहे हैं वो थोड़ा सा आप देखो ना। अंशुल जी ने ज़्यादातर पोर्टफोलियो शिफ्ट करा है रिलायंस में, टाटा स्टील में। आप दोनों की स्थिति देख लीजिए, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, डेटा बोलता है मैडम, सीधा है। अब लोगों की बात अगर आप सुनेंगे तो फिर फंसेंगे। जब आप बीमार होते हैं तो लोगों से पूछी हुई गोली मत खाइए, आप एक्सपर्ट की गोली खाइए, डॉक्टर की गोली खाइए। तो यहाँ तो मैं अंशुल जी के साथ हूँ। मीराप मौर्या जी पूछ रहे हैं तो 18,000 भी ब्रेक हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, आपका एनालिसिस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एसके स्पोर्ट्स के नाम से एक आईडी बनी हुई है सर, ट्राइडेंट में क्या करें? तो ट्राइडेंट में, अगेन ट्राइडेंट में को याद है हम लास्ट टाइम डिस्कस करते आ रहे हैं जब से 44 रुपीज का लेवल तोड़ा है।
नीचे में हमने पहला ही लेवल जो डिस्कस किया था वो ऑन द डाउन साइड 24.54 डिस्कस किया था, जो आ गया है। यहाँ से बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है, समय अराउंड 29 से 30 रुपीज तक बाउंस बैक कर सकता है। उस जोन में आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वहां से नया लो बनेगा। पूरे फॉल में कहीं भी एक्यूमुलेशन का कोई सिग्नेचर नहीं है, यानी स्मार्ट मनी का इस स्टॉक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एक भी बड़ी वॉल्यूम बार ऐसा नहीं है यहाँ पे हम ये कह सकें कि यहाँ एक्यूमुलेशन दिखा हो। बल्कि एक दो बड़ी वॉल्यूम बार बनाई हुई है, तो वहां पे रिटेल को ट्रैप करके तुरंत ही उसका लो भी तोड़ा है। तो रिटेल बहुत हद तक ट्रैप है इसमें। 24 के नीचे जब भी क्लोज करेगा, इसमें काफी नीचे के टारगेट ओपन हो जाएंगे, लगभग 11 से 12 रुपए के। बट उसके पहले एक बार 29 रुपए तक बाउंस बैक आ सकता है। अब 2200 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा लोग, यानी परेशान तो हैं, पेशेंस लूज हो गए लोगों के। लवी पुनिया जी का सवाल है, गेल और जियो फाइनेंस सर नए बाय लेवल्स बता दीजिए प्लीज़। देखिए, गेल तो आप करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चल सकते हैं, गेल में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगेन, अगर आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं तो ट्रेडिंग नहीं बन रही है यहाँ पे। इन्वेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव से आपको 167 पे मिल जाएगा तुरंत ही, और 167 के ऊपर मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मोमेंटम प्ले करना है, 167 निकलने दीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है, 100 रुपए रखे हैं तो 25 रुपए तुरंत डाल दीजिए। 75 रुपए हाथ में रखिए, अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है तो 25-25 करके और लीजिए। नहीं, 167 निकलता है तो पूरा इन्वेस्ट कर दीजिए। 167 के ऊपर फटाफट ही 208 रुपये निकलेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर ऐसा कब तक चलेगा। देखिए कब तक चलेगा, तो ये तो टाइम करेक्शन है और लेवल सर ने बता ही दिए हैं। लेकिन एक चीज़ कही जाती है, अंशुल जी, कहावत है कि जब दीपक बुझने वाला होता है तो सबसे तेज उसी समय जलता है, फड़फड़ाता है वो, बहुत तेज़ी से उसकी रोशनी आती है। इसी तरह से जब गिरावट आखिरी दौर में आती है तो उस समय सबसे तेज करेक्शन होता है, उस समय सारे शेयर बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं। आप कोविड का उठाकर देख लीजिए, मार्च वॉज द वर्स्ट मंथ ड्यूरिंग कोविड, जब लॉकडाउन लगा था, आपको याद होगा 2020 में। और उसके बाद जो रिकवरी आई थी वो भी एक अलग ही लेवल की रिकवरी थी। तो ये आपको सारी बातें इस समय बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अंशुल जी कुछ ऐड करेंगे आप इसमें? सर एग्जैक्टली मैं वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रहा था, आपने एकदम सही बता दिया। दिया बुझने से पहले ज्यादा फड़फड़ाता है, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत अनफिल्टर्ड बोलता हूँ, तो मेरे पास एग्जाम्पल भी बड़े एक्सट्रीम आ जाते हैं। जब सबसे ज्यादा डिप्रेशन और डिस्ट्रेस सेलिंग होती है, वहीं पे कहीं बॉटम लगता है। बट अभी भी हम उसके थोड़ा सा, मतलब ये कह सकते हैं कि हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है। तो वो 45,200 के आसपास जब आ जाएगा सीनेक्स मिड कैप, तब मैं ये मान लूंगा कि लगभग पूंछ भी निकल गई है। तो लास्ट राउंड की सेलिंग जो आनी है, वो बिल्कुल मतलब आना स्टार्ट हो ही चुकी है ऑलरेडी। लोगों की बातों में आपको डिस्ट्रेस दिखना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 75 रुपये के लिए हुए हैं सर, क्या करें? और सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 61 के नीचे जब से क्लोजिंग हुई है, 52 का टारगेट ओपन हुआ है। स्टॉक एक्सट्रीमली वीक है, पुल बैक नहीं दिख रहा है। 52 रुपए आके ही किसी तरह का बाउंस बैक आएगा, तो 52 रुपए हाई लाइकली टारगेट है। जी अंशुल जी एक चीज़ बताइए, ये मेरा क्वेश्चन है, जब हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तो सर एवरेज करने की हिम्मत दिखानी चाहिए अपने शेयरों में? सर अगेन इस पे ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, इसका जनरलाइज्ड आंसर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों है। अगर आप लार्ज कैप के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं, जो जो स्टॉक 25 से 35% गिरे हुए हैं, जैसे एल हो गया, रिलायंस हो गया, आपका बाकी स्टॉक्स हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, इन सब में बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट उनके लिए जो पेशेंस रख सके, क्योंकि वर्टिकल वी शेप रिकवरी नहीं आएगी। अगर आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप वो हैं जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और मार्केट अगर 100 पॉइंट मतलब 10% गिरा है और आपका स्टॉक 2-3% गिरा है, तो ये इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये है तो आपको बाइंग करना चाहिए, ये नए हाइस बना जाएंगे। अगर आपके पास पुराने विनर्स हैं जैसे रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, और उसके अलावा जो लास्ट में जेम्स एंड ज्वेलरी चले थे, अगर ये काउंटर है जहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, तो बिल्कुल भी जवाब ना है, क्योंकि इनमें हर बाउंस बैक पे सेल ऑफ आएगा और स्टॉक नए लो बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये उत्तर सभी को मिल गया होगा जिनके पास पोर्टफोलियो में जो जो शेयर हैं। अब देखिए आ गया अंबर सिंह जी का सवाल आईआरसीटीसी पर। सर 740 का लिया हुआ है, और दूसरा सरकारी बैंक है कैनरा बैंक, वो 96 रुपये पर लिया हुआ है। पूछ रहे कि एवरेज कर ले क्या? और देखिए, कैन बैंक बहुत बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार 74 रुपए 76 पैसे के पास सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक करेगा स्टॉक। तो 74 रुपए 76 पैसे पे एवरेज कर लीजिएगा।
ऊपर में कहीं भी 87 85 से 87 का लेवल मिलेगा, वहां पे नीचे वाला स्टॉक बुक कर लीजिएगा, तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरा आईआरसीटीसी, इसमें मेरे को याद है कि 859 टूटने के बाद से हम 627 का लेवल डिस्कस कर रहे हैं। प्रोबेबली 2 से 3 दिन में 627 का ये लेवल दिखा देगा। एक बार बाउंस बैक के लिए बाई करना है तो कर सकते हैं, बट ओवरऑल कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी। ये केवल अपना 10 और 20 डे मूविंग एवरेज जो 700 रुपए के आसपास है, वहां तक फिल करने जाएगा। अब करीब 2400 लोग लाइव देख रहे हैं। संख्या बढ़ती जा रही है और सवाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जयंता घोषाल जी का सवाल है, सर कंटेनर कॉर्प पर 1 से 2 साल का व्यू जानना चाहते हैं आपका। सर कॉन्कोर भी में बाइंग क्लाइमेक्स था, ये 1116 के लेवल से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। जब ये क्लाइमेटिक मूव आई थी, इस स्टॉक में बहुत आराम से 539 के टारगेट आएंगे, वो फाइनल टारगेट है मेरा। ये लास्ट लेग की स्लिप इतनी तेज है कि 539 बहुत जल्दी आपको प्रोबेबली 1 से 2 हफ्ते में मिल जाएगा। बाउंस बैक इस काउंटर में नहीं दिख रहा है, ये पुराने विनर्स में से है। इसमें बाउंस बैक आएगा भी तो मार्केट में जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक आएगा, ये नया लो बना देगा। 539 के लेवल तो दिख 539 का लेवल तो तुरंत दिख रहा है। ठीक है, नरेश जी पूछ रहे हैं सर एसबीआई, इसके बारे में बता दीजिए प्लीज़। 743 के लिए हैं सर एसबीआई में बड़ी प्रॉब्लम है। फ्राइडे के सेशन में 707 का लेवल नहीं टूटना चाहिए था, ना सिर्फ तोड़ा, उसके नीचे डिसाइसिवली क्लोजिंग है। पुल बैक में अब 707 731 ये मेजर जो सपोर्ट जोन थी अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। और 590 का जो लेवल हम डिस्कस करते आ रहे हैं, अब वो टारगेट खुल गया है। मैं बार बार मना कर रहा हूँ, पीएसयू बैंक खराब लग रहे हैं आपको। अगर रहना ही है बैंकिंग स्पेस में, आउटराइट क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिख रही है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक में, कुछ हद तक एक्सिस बैंक में। आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में रहिए, पैसा वहीं बनेगा तेजी में। तवीश महमूद जी बोल रहे हैं कि सर मैंने तो 26,000 की निफ्टी 26,000 के निफ्टी पे सेल करके बैठा हूँ। अरे वाह महमूद साहब, आप जहाँ भी हैं आपको बहुत बहुत बधाई। ज़बरदस्त, अगर आपने ये एनालिसिस के तौर पर लिया तो ज़बरदस्त एनालिसिस, और ये अगर आपने एक गट फीलिंग पे लिया था कि मुझे लग रहा है कि मार्केट महंगा हो गया, अभी बेच देना चाहिए, तो उस गट को भी सलाम है। लेकिन हाँ सर, अगर इसमें एनालिसिस और लगा लेंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। अब ये पूछ रहे हैं अंशुल जी, इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करूं। पैसा तो इन्होंने बनाकर बैठ लिया, क्योंकि 26,000 पे जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया, ही इज द विनर। अब इन्वेस्ट कहाँ करना है? सर देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉब्लम ये है कि अभी सेक्टर सारे ही गिर रहे हैं, अभी किसी में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। तो बाउंस बैक में जिस सेक्टर में सबसे तेज बाउंस बैक आएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ वहीं आएगी, वहीं इन्वेस्ट करना होगा। आउटराइट इस पॉइंट इन टाइम पे आप मुझसे पूछेंगे तो केवल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जहां सबसे कम गिरावट आई है और सबसे ज्यादा आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है। तो इस समय मेरे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक इकलौता सेक्टर है जहां पे मेरे को दिख रहा है कि हाँ, स्मार्ट इन्वेस्टर वहां पे बाइंग कर रहा है, तभी वो सबसे कम गिरे हैं। तो ये एक सेक्टर है जहां पे तेजी से नई तेजी में सबसे पहले चलेगा। जहां सबसे ज्यादा अभी भी कमजोरी है वो है एफएमसीजी, फॉलोड बाई ऑटो। ऑटो ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक जरूर कर सकता है, बट अभी भी ऐसा लग नहीं रहा कि एफएमसीजी और ऑटो में गिरावट खत्म हुई है। तो आगे चलते हुए फॉलोड बाई प्राइवेट सेक्टर बैंक, शायद आईटी में पैसा जाएगा, लार्ज कैप आईटी में। बट इन दो के अलावा भी मेरे को कोई भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब प्राइवेट बैंकिंग और लार्ज कैप आईटी, ये दो सर को ज़्यादा फिर भी रिलेटिवली ठीक लग रहे हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग है। एसजीएस क्रिकेट एकेडमी के नाम से एक आईडी है सर, फिलाटेक्स इंडिया पर पूछ रहे हैं, 62 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करें, बहुत लॉस हो रहा है इस काउंटर पर। तो फिलाटेक्स में को याद है, हम बात करते आ रहे हैं बहुत समय से। फिलाटेक्स भी ओल्ड विनर्स में था, नॉन स्टॉप 29 रुपए से लेके 80 रुपए तक गया था। और इसमें हमने फील्ड ब्रेकआउट भी डिस्कस किया था 72 का, उसका ब्रेकडाउन भी 50 रुपए पे डिस्कस किया था। दोनों के टारगेट 29 रुपए 95 पैसे यानी 30 रुपए के थे। तो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे क्या बल्कि इस लास्ट लेग की फॉल में थोड़ा ज्यादा तेजी से 29 रुपए 90 पैसे ये आते हुए दिख रहा है। लेकिन रिज़ल्ट इसके अच्छे आए थे। रिज़ल्ट अच्छे आने के बावजूद इस काउंटर की अच्छे से ही पिटाई हुई है, क्योंकि हमने इसके रिज़ल्ट्स को कवर किया था, आई रिमेंबर, और करीब 35 करोड़ से बढ़ के इसका प्रॉफिट 47 करोड़ आया था YOY, और Q-on-Q में करीब करीब 3.5 गुना हो गया था प्रॉफिट। 13 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ आया। मतलब अच्छे, अंशुल जी, ये वही वाली बात हो गई कि अच्छे स्टूडेंट भी पिटे हैं इस गिरावट में, और बुरे तो ज़्यादा ही पिटे हैं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है।
सर ये अच्छे स्टूडेंट में मान लें ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल्स की जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, या अभी इसको ऑन द टेक्निकल चार्ट ही देखना चाहिए कि भैया आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो आपका चार्ट पे तो खराब ही है, आप तो पिटोगे ही पिटोगे? तो देखिए बाइंग क्लाइमेक्स के बाद अच्छा बुरा फिर कुछ नहीं रह जाता, फिर टेक्निकल्स टेक ओवर कर लेते हैं फंडामेंटल्स को। और जब पिटाई होना स्टार्ट होती है तो फिर अच्छा बुरा क्या, जब पनिशमेंट मिलती, मास पनिशमेंट मिलती है, तो क्लास का टॉपर भी नील डाउन करता है, और जिनने बदमाशी की है वो भी नील डाउन करते हैं। तो वही हाल है इस समय कि टेक्सटाइल एज ए सेक्टर जिसमें अच्छे एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं, उसके बाद भी पिट रहे हैं। तो मैं वेट करूंगा रिवर्सल का, जब रिवर्सल बनना स्टार्ट होगा तो जो चार पांच नाम मैंने डिस्कस किए थे, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल उसमें से एक था, मयूर यूनिकोट एक था, तो वो पांच छह नाम के अलावा हो सकता है फिलाटेक्स में भी, जिस हिसाब से, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट इसका बहुत बेहतरीन आया है, 253% ईपीएस ग्रोथ है, तो ये अगले हमारी जो लिस्ट बनेगी उसमें ये जरूर नाम आएगा। बट जब तक प्राइस रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे नहीं दिखाएगा मैं बायर नहीं रहूंगा। तो फिलहाल तो 29 रुपए 90 पैसे 30 रुपए आते हुए दिख रहा है, वहां से जिस आपकी स्ट्रेंथ आएगी उस हिसाब से फिर ये लिस्ट में आएगा। फिलहाल तो 30 रुपए आ रहा है, और यही पकड़ के चलना चाहिए कि अभी सब पिट रहे हैं तो ये भी पिटेगा। जी। गुलाम सरवार जी का सवाल है, एक्शन कंस्ट्रक्शन सर इस पे राय दे दीजिए। सर एक्शन कंस्ट्रक्शन में भी मेरे ख्याल से आप सेकेंड टाइम पूछ रहे हैं। तेरह सौ बिल्कुल। बत्तीस का जब ब्रेकडाउन आया था तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्टॉक टॉप आउट हो चुका है, इसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स और फील्ड ब्रेकआउट दोनों हुए हैं। नीचे में 778 रुपए का टारगेट ओपन हुआ है, प्रोबेबली क्योंकि 6 दिन कंटिन्यूअस डाउन मूव रही है, और आज 350% वॉल्यूम राइज है एट बॉटम, तो शायद सेलिंग क्लाइमेक्स हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। एक बार बाउंस बैक आपको 1112 और 1186 की रेंज तक आते हुए दिखेगा। उस रेंज में जितनी जल्दी एग्जिट कर लेंगे उतना बेटर है, क्योंकि नेक्स्ट लेग में 778 आ रहा है। जी। ध्रुवा रस्तगी जी पूछ रहे हैं, बिग फैन ऑफ अंशुल जी, सर टाइगर लॉजिस्टिक्स में एंट्री प्राइस कुछ बता देंगे? आज करीब 10% गिरा हुआ है। सर टाइगर लॉजिस्टिक चाहिए, सर ये अच्छे रिजल्ट के सहारे नॉन स्टॉप 21 रुपए से गया था 87 रुपीज, वहां से क्लाइमेटिक मूव आई है, और अब ये जा रहा है 31 रुपए 55 पैसे के ऑड लेवल्स पे इसका सपोर्ट है। 32 रुपए पे इसका सपोर्ट है, तो ये स्टॉक 32 रुपए टेस्ट करने जा रहा है। मेरे को नहीं लग रहा है 32 से कोई बहुत अच्छा बाउंस बैक देगा, काउंटर में वो स्ट्रेंथ नहीं है या वो चीज नहीं है 32 रुपए से वापस कोई ट्रेंड डेवलप कर दे। आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं पे एग्जिट कर लें, या एक बाउंस बैक 45 47 की जोन में मिलता है तो एग्जिट कर लें। जी। कुलवीर जी का सवाल है, पंजाब से हैं। कुलवीर जी कैसे हैं आप? लेकिन पोर्टफोलियो तो इनका 35% डाउन है, तो अच्छे तो नहीं होंगे इस समय। 838 की खरीद है इमामी की, सर क्या करें? सर इमामी में मेरे को याद है कि हमने डिस्कस किया था जब ये ब्रेकडाउन देना स्टार्ट किया था 728 पे, 504 रुपए का टारगेट, 504 का टारगेट अचीव हो गया है। यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकती है, बट बाउंस बैक वीक रहेगी, क्योंकि पूरे डाउनफॉल में ठीक ठाक वॉल्यूम पे सेलिंग हुई है, यानी कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन स्मार्ट मनी इससे निकला है। अगर होल्डिंग चेक करेंगे तो जरूर आपको एफआईआई या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम होती हुई दिखेगी। ऑन द डाउन साइड जब भी ये बाउंस बैक के बाद 504 तोड़ेगा, 411 रुपए आते हुए दिख रहा है, तो बाउंस बैक आपको 550 से लेके 567 की जोन में मिल सकता है, वहां पे एग्जिट कर लेना आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन रहेगा। ठीक है। साकिब जी पूछ रहे हैं, सुपर चैट पर क्वेश्चन आया इनका, सर टीटागढ़ वैगन, ये सवाल अछूता रहता नहीं है डेली बेसिस पर, 1312 रुपए के लिए हुए हैं, अब क्या करें? सर मैं स्टॉक का नाम मिस करिए। टीटागढ़ वैगन। टीटागढ़ में सर 609 रुपए का फाइनल टारगेट है हमारा, जो प्रोबेबली 2 से 3 दिन में टेस्ट होते हुए दिख जाएगा। वहां से एक शार्प बाउंस आपको शायद मिल जाए 780 रुपए तक, क्योंकि 10 और 20 मूविंग एवरेज भी बहुत ऊपर 780 के पास छूटे हैं, तो 609 610 के सपोर्ट से बाउंस बैक करना हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा। 609 आ रहा है, वहां से बाउंस बैक 780 मिल सकता है, तो जिसको भी पुराना फंसा हुआ है एक बार 609 610 के पास आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं। जी। समीर मोहन जी के सवाल हैं, ये भी सुपर चैट पर है, अशोका बिल्डकॉन सर इसमें क्या करना चाहिए? सर इसमें 163 का हमारा टारगेट था, एग्जैक्टली वहीं पे आके रुका है, तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक 195 से लेके 205 के बीच में मिल सकता है।
उस जोन में सेल करना चाहिए। यहाँ पे चाहें तो एक बार एवरेज कर सकते हैं वहां तक के लिए, और उस जोन में 195 से 205 के बीच में पूरी तरीके से एग्जिट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट राउंड में ये 163 तोड़ने आएगा जरूर, क्योंकि 163 जब टूटेगा नेक्स्ट राउंड में, मोस्ट लाइकली इसका टारगेट 125 रुपए खुलेगा। तो बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी हाई है। यहाँ पे एवरेज करके बाउंस बैक के टारगेट्स पे पूरी तरीके से एग्जिट कीजिए। बढ़िया है। तो ये आपको उम्मीद तो मिली सर। प्री कॉल सर, इसमें क्या करें? कॉल, सर ये स्टॉक अभी इसकी गिरावट खत्म नहीं हुई है। 239 और लेवल्स पे पहला सपोर्ट है, और हाँ 330 रुपए आते हुए दिख रहा है सर। ये बाउंस बैक शायद ना दे काउंटर, ये इसी राउंड में 330 रुपए आ जाए, इसमें बाउंस बैक भी नहीं दिख रहा है। अगला सवाल सर केफिन टेक पर है इनका, समीर जी का। इसमें क्या करें सर? काफ़ी गिर चुका है, ये भी 861 आ चुका है अभी ये काउंटर। के फिनटेक में हमने बाइंग क्लाइमैक्स, एग्जैक्टली बाइंग क्लाइमैक्स के दिन डिस्कस किया था, जब इसमें 500% वॉल्यूम राइज था, 6.1 मिलियन का वॉल्यूम था, क्लाइमेटिक मूव एकदम क्लियर दिख रही थी। उस दिन भी थर्सडे था तो हम लाइव थे मनी लाइन पे, उस दिन भी डिस्कस किया था कि ये स्टॉक बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है। पहला ही टारगेट 695 और दूसरा टारगेट 618 बन रहा है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकती है आपको, प्रोबेबिलिटी बन रही है 950 ऑड लेवल्स तक, और 950 निकला तो डीपर पुल बैक 1050 तक मिलेगा। इस जोन में एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिए, मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। बाउंस बैक के बाद 695 और 618 ये आ जाएगा। बेंजामिन डोले जी का सवाल है, फाइन ऑर्गेनिक सर 4780 का एवरेज बाइंग प्राइस है, क्या करें? क्या नहीं सर, इसमें एक बाउंस बैक दिख रहा है, 1020 से काफी दूर है। मोस्ट लाइकली 3750 तक ये बाउंस बैक कर सकता है, उसके ऊपर निकला तो 3900 तक आ सकता है। बट इवेंचुअली उसके बाद जब ये बाउंस बैक कंप्लीट करेगा तो ये पुराने विनर्स हैं, तो मार्केट में जब नेक्स्ट राउंड पुल बैक आए या प्रॉफिट बुकिंग आए, ये काउंटर आपको 2700 रुपए तक आराम से मिलेगा। और ओवरऑल इस काउंटर का टारगेट जो है वो है 2108 रुपए। तो बाउंस बैक में एग्जिट कर लीजिएगा, धीरे धीरे करके 2108 रुपए आ जाएगा। सर बाउंस बैक के लिए अगर प्ले करना है तो कोई अभी अगर कोई थोड़ी बहुत फ्रेश एंट्री, मतलब थोड़ा सा एवरेजिंग के लिए शेयर लेना चाहें तो अच्छा, हिम्मत दिखाएं, हिम्मत दिखा दें। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर बाउंस बैक के लिए प्ले करना है तो एकदम आइडियल लोकेशन है। यहाँ से आपको 20 डे मूविंग एवरेज 3900 पे वहां तक बाउंस बैक आता हुआ दिख सकता है। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस लेकर चलना है, वो जो एवरेज करने वाली क्वांटिटी है उसका? तब फ्राइडे का लो है 3407 रुपए, तो 3400 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लें। ठीक है। पुनीत चहर जी का सवाल है सर, ये भी सुपर चैट पर है, टीबीओ टेक, ये 875 शेयर है इनके पास 1308 रुपए के, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल करना पड़ेगा? तो आपने पीबी फिनटेक बोला? सर टीबीओ टेक, टीबीओ। ओ अच्छा, टेक, टीबीओ टेक, टी के। ठीक है। ये शायद मेरे ख्याल से आईपीओ वाला स्टॉक है। हाँ ये आईपीओ वाला स्टॉक है सर, आईपीओ लो तोड़ चुका है ये 1280 पे। एक्सटेंशन अगर ड्रॉ करें तो एक्सटेंशन का टारगेट आता है करीब करीब 980 रुपए। 980 रुपए आते हुए दिख रहा है, इस स्टॉक में शायद बाउंस बैक ना आए। ओके। ममता सिंह जी हैं, बोल रही हैं कि गुड बोथ ऑफ यू सर, थैंक यू ममता जी, एंड आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ अंशुल सर। अंशुल जी आपको बहुत बहुत बधाई। चोलामंडलम फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक, सर इन दोनों पर आपकी राय जानना चाहती हैं। सर चोला फिन मंडे हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, 1460 रुपए आ सकता है। आप देखिए 2 दिन 3 दिन में कितना निफ्टी गिरा, ये स्टॉक एकदम साइडवेज रह गया। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। अगर ये है काउंटर में तो बाउंस बैक में इस तरह के स्टॉक्स अगर आप लॉन्ग करते हैं, वैसे तो ढूंढना मुश्किल होगा, पूरे 2,500-3,000 के यूनिवर्स में आपको 2-3 नाम मिलेंगे, उसमें से एक चोलामंडलम फाइनेंस है। मेरे को बहुत हाई कॉन्फिडेंस है कि 1460 आ जाएगा, और अगर 1460 के ऊपर टिक गया तो 1585 का भी टारगेट अपना कर लेगा। तो ये वन ऑफ दोस काउंटर है जहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, बाइंग करना चाहिए। जी, और एचडीएफसी बैंक में सर? और सर इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारी टीम ने चोलामंडलम फाइनेंस बाई दिया हुआ है। ओके। एचडीएफसी बैंक में अगर देखेंगे
तो एचडीएफसी बैंक में आज थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, बट ओवरऑल पिछले 15-20 दिन या एक महीने की देख लेंगे आप फॉल, तो ये कंप्लीटली साइडवेज है। निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आए हैं, तो ये क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 1742 इस लेवल को मार्क कर लीजिए। जिस दिन ये 1742 के ऊपर निकला, ये नया ऑल टाइम हाई बना जाएगा। इसमें भी क्लियर कट रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 1742 के ब्रेकआउट की जरूरत है, ऑल टाइम हाई ही इसका टारगेट होगा। तो 1742 के ऊपर फ्रेश बाइंग है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 1742 के ऊपर इमीडिएट फ्रेश बाइंग कर लेना चाहिए। जी। गजानन जाधव जी का सवाल है, आईएफएल सिक्योरिटी और जिंदल सॉ सिक्योरिटी, हाँ बिल्कुल, इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटी वाला जो शेयर है सर, इसमें क्या करना है? आईएफएल फाइनेंस आ रहा है, आईएफएल सर कैपिटल होगा, ये सिक्योरिटीज पहले होगा, इसका नाम आई थिंक चेंज हो गया, कैपिटल सर्विसेज हो गया, 205 रुपये आ रहा है। सर इसमें भी वर्टिकल अपमूव थी, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था नॉन स्टॉप। आपका ये काउंटर चला था 31 हफ्ते में 310%। और आप देखिए बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जैसे वर्टिकली नीचे आता है, वर्टिकली नीचे भी आ गया, 176 तक ये नीचे आएगा। 176 से कुछ बाउंस बैक बन सकता है, उसके पहले लग नहीं रहा है काउंटर बाउंस बैक करेगा। तो 176 बहुत आराम से आते हुए दिख रहा है। बाई दी वे अगर 176 तोड़ देता है तो अगला टारगेट 108 रुपए का है। 50-50 चांस है 176 तोड़ेगा, लेकिन 90% चांस है कि 176 आ जाएगा। ठीक है। एक सवाल है डीएस ढाका जी का, ये एफएल इंडिया पर पूछ रहे हैं सर, क्या करना चाहिए? एप्पल, सर एफएल में अभी बाइंग क्लाइमेक्स के बाद फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग आई है, एक पुल बैक दे सकता है। 50-50 चांस है 1463 तक। मार्केट रिलेटेड स्टॉक है, तो मार्केट में बाउंस बैक आया तो इसमें भी आ जाएगा, लेकिन उस जोन में आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि जो बाइंग क्लाइमेक्स है उसका पहला ही टारगेट 998 रुपीज का है। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 1445, 1495, इस जोन में एग्जिट कर लीजिए। 998 आते हुए दिख रहा है। जी। किशन जी पूछ रहे हैं सर, आईएफसीआई और बीईएमएल, एक ही सवाल ले पाऊंगा, समय की कमी है, बीईएमएल ले लेता हूं। बीईएमएल में क्या करें सर? सर बीईएमएल में आपको यहाँ पे वही है, पुल बैक नहीं आया। 2660 का लेवल टूटा, 5 दिन साइडवेज रहा, गिरना स्टार्ट किया है। 1891 का लेवल हम बहुत समय से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब ये लगभग 5300 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। तो अब ये 1891 तक नीचे आते हुए दिख रहा है। जी। परमार प्रिंस जी पूछ रहे हैं सर, एमआरपीएल में 167 रुपए की एवरेज के हैं, क्या करें? एमआरपीएल सर इसका मेजर सपोर्ट था 120 के आसपास, उसको तोड़ना नहीं चाहिए था, बट फिलहाल तोड़ के नीचे चल रहा है। लेकिन सेक्टर में मेरे को टर्न अराउंड आते हुए दिख रहा है, तो मोस्ट लाइकली पुल बैक देगा 120 तक। 120 अगर निकाल लिया तो स्ट्रक्चर इसका प्रोटेक्ट हो जाएगा और ये वापस से ऊपर चलने लगेगा। तो पुल बैक में 120 तक देख लीजिए, वहां पे अगर रिजेक्शन बनता है तो एग्जिट रहेगा, अगर स्लाइस थ्रू करता है तो होल्ड की सलाह रहेगी, बट एक बार 120 आने के चांसेस हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं सुपर चैट पर पूछ रहे हैं, विनय कुमार जी हैं, रामा स्टील पर पूछ रहे हैं सर, 5 साल का टारगेट। सर रामा स्टील में बहुत लोग ट्रैप है, मेरे को याद है इसमें फील्ड ब्रेकआउट बना था। हमारे भी बहुत क्लाइंट्स का फोन आया था इस काउंटर में, जब ये वर्टिकल मूव, ये मैं आपको डेट भी बता दे रहा हूँ, सितंबर 4 सितंबर में बना था। अचानक से स्टॉक 10.5 रुपए से 17.5 रुपए हो गया था। वहां पे फील्ड ब्रेकआउट बनाया है, जिसका पहला ही टारगेट 8 रुपए 80 पैसे है। और ये 8 रुपए 80 पैसे पे जाके पूरा यू शेप अम्ब्रेला जिसको कहते हैं वो पैटर्न कंप्लीट करेगा। और उस पैटर्न का टारगेट बनता है समवेयर अराउंड 4 रुपए 30 पैसे। मेरी तो सलाह है आप तुरंत निकल जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लास्ट सवाल ले लेते हैं सर, आईओसीएल, सुमिता मिश्रा जी का सवाल है, आईओसीएल में क्या करें? 157 के लिए हुए इन्होंने, इंडियन ऑयल। बिल्कुल 10.5% का डिविडेंड यील्ड आ चुका है। ऑलमोस्ट बॉटम आउट काउंटर है, सारी खराब न्यूज निकल चुकी है। सितंबर क्वार्टर में जो बैलेंस शीट क्लीन की थी, दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो सितंबर में 10 पैसा ईपीएस नेगेटिव पोस्ट किया था, 1.5 रुपए पॉजिटिव ईपीएस पोस्ट किया दिसंबर क्वार्टर में। तो जो एक बैलेंस शीट क्लीनिंग वाली भी जो डाउट आउट था, वो भी पूरा खत्म करके वापस से प्रॉफिट पोस्ट करने लगा। 10.5% का डिविडेंड यील्ड, आप समझ रहे हैं, एफडी अभी 6-6.5%, 7% दे रही है, 10.5% का तो डिविडेंड दे देगा, और कैपिटल एप्रिसिएशन जो मिल जाएगा वो अलग। ये तो बिल्कुल ब्लाइंड बाई है, जिसके पास पुराना पड़ा हुआ है इस प्राइस पे एवरेज कर लीजिए, जो अब तक बचा हुआ है कैश रखे है आप आईओसीएल में पार्क करके रख दीजिए। जी सर, अभी